बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी हुकूमत जो कि सबसे ज़्यादा ये दावे और वादे करके आई थी कि हमने करप्शन का खात्मा पाकिस्तान से करना है। पाकिस्तान के अंदर से जो करप्शन के ज़रिए लूटा गया पैसा बैरून मुमालिक भेजा गया है उसे वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे और उसके बाद पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को उसकी वजह से बेहतर बनाएंगे। आज एक चैलेंज का सामना कर रही है। एक तरफ तो बहुत सारे स्कैंडल्स जिसके अंदर से चीनी, आटा, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा, अद्वियात की कीमतों के अंदर इजाफा का है। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज की जो रिपोर्ट है जिसके अंदर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में बात की जाती है, यानी ये परसीव करना कि कौन से मुल्क के अंदर कितनी करप्शन चल रही है, उसमें भी पाकिस्तान का नंबर 124वां जा रहा है। ये याद रहे कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का आखिरी साल था तो उस टाइम पर पाकिस्तान का 127वां नंबर था और अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत को तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, 2-2.5 साल गुजर गए, तो अब हम 124वें नंबर पर आ चुके हैं। याद रखिए कि इमरान खान साहब हमेशा करप्शन के बारे में और इस करप्शन इंडेक्स के बारे में भी बड़े बबांगे दोहल बात किया करते थे। इसके बारे में मैं एक इमरान खान साहब की कही हुई बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी या सुनाना चाहूंगी, वो मुलाहिजा करें स्क्रीन पर, उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं। तो इमरान खान साहब का एक कंसिस्टेंट जो मौक़िफ़ रहा है वो 2004, 2010, 2012 में एक ही मौक़िफ़ रहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसके अंदर अगर कोई मुल्क अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसके बारे में पूरी दुनिया के अंदर ये तासुर जाएगा कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट ना आने की बुनियाद की वजह से बेसिकली वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाया जा सकेगा। अभी याद रहे कि हमारा इस बार जो पॉइंट्स हमने अचीव किए हैं वो है 31 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स। सबसे ज़्यादा जो टॉप के मुमालिक हैं जिनके अंदर डेनमार्क भी शामिल है, नॉर्वे भी शामिल है, उनके 88 पॉइंट्स हैं 100 में से और हमारे 31 पॉइंट्स हैं। 2019 के जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसके अंदर हम लोगों को 32 पॉइंट्स मिले थे 100 में से, यानी पिछले साल के मुकाबले में 2019 के मुकाबले में 2020 के परसेप्शन इंडेक्स में हम एक मजीद पॉइंट लूज कर बैठे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर साउथ एशिया के बाकी मुमालिक में बिलखुसूस अपने पड़ोसी की तरफ देखें तो वो 80 की लाइन में है और हम 120 की लाइन के अंदर यानी 124वें नंबर के ऊपर है। ये एक अहम मामला है जिसके हवाले से हम लोगों को देखना होगा कि क्या वो वादा जो किया गया था करप्शन खत्म करने का वो सही था या नहीं था, और हुकूमत का ये दावा कितना दुरुस्त है कि ये तमाम जो रिपोर्ट बनाई गई है ये पुराने डाटाज के ऊपर मुनहसर है। और अगर पुराने डाटा की बात करें तो 2018 के एंड पे और 2019 तो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ही साल था। तो लेट्स सी कि हुकूमत इसको किस तरह से फर्दर डिफेंड करती है। इसके अलावा 50-50 करोड़ तरक्याती फंड्स के तौर पर दे दिए गए हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पहले इमरान खान साहब इन तरक्याती फंड्स के भी खिलाफ थे, हमेशा कहा करते थे कि तरक्याती फंड्स जो हैं वो एमएनए एमपीएस को नहीं देने चाहिए, ये लेजिस्लेशन के लिए बैठे, कानून साजी के लिए बैठे, ये लोकल गवर्नमेंट में जाने चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का वादा किया गया था, 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल में लोकल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो सकी, लेकिन पिछले वालों को मुअत्तल जरूर कर दिया गया था। इस हवाले से भी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका रिलेशनशिप सेनेट के इंतखाबात से क्या होगा, एंड ऑफ कोर्स हम बात करेंगे भारत के जंगजुआना रवैये एंड भारत का जो भांडा है EU डिसइंफो लैब के हवाले से, उसके बारे में भी एक सेगमेंट करेंगे। मेरे जो मेहमान होंगे उनका मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पहले सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैगम खान साहब, वेरी रिनाउंड राइटर। बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी लिखाई अक्सर पढ़ते रहते हैं, इसके बारे में भी ज़रा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में भी बात करते हैं। हसन असलम शाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एन इंटरनेशनल लॉयर। इनसे भी पूछेंगे कि ब्रॉडशीट, करप्शन पकड़नी है, वो सारे के सारे मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर भी हम गड़बड़ चले जाते हैं, और उसके बावजूद भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर हम 124वें नंबर पर जाते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। तो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, कहाँ गड़बड़ हो रही है?
है, इस हवाले से बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ जनरल खालिद नईम लोधी साहब होंगे और कुछ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक मामलात पे बात करेंगे। सबसे पहले ज़ैकम साहब आपकी तरफ आऊंगी। ज़ैकम साहब, अब करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन से लूटा हुआ पैसा बाहर लेकर जाया हुआ घर वापस लाएंगे, उससे अवाम की फलाहो बहबूद होगी और फिर पाकिस्तान के अंदर तरक्की आएगी। ये इमरान खान साहब का वादा है, एक बार का नहीं कई बार का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वो खुद रेफर करते रहे, 2004, 2010, 2012 के क्लिप्स तो हमने आपको खुद सुना दिए। अब इसके अलावा भी कई जगह पर वो रेफर करते हैं, प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर भी, ऑन कैमरा मीटिंग्स पे भी। ऐसा क्या हुआ कि कैसे वजीर आजम जो कि दयानतदारी और करप्शन के खात्मे का वादा लेकर आए, उनकी बारी में हम ऑल ऑफ अ सडन डिप करते हैं करप्शन में एंड यानी करप्शन इंडेक्स में, एंड वी एक्चुअली लूज अ पॉइंट, 30 से 31 पे, 32 से 31 पे पहुंच जाते हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। देखिए, जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, इससे तो जान छुड़ाना मुमकिन नहीं। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, ये जो इंडेक्स है दुनिया भर में करप्शन का नंबर 1 रेफरेंस है और एक लिहाज से गवर्नेंस के भी अहम तरीन रेफरेंसेस में से है। दुनिया में जिसने भी किसी मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो जिन बहुत सारी चीज़ों को देखता है उसमें ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स भी शामिल होता है। मुल्क का जो परसेप्शन है जिन चीज़ों से बनता है, उनमें से एक चीज़ ये भी है, जब किसी मुल्क की बात होती है तो जिन चीज़ों की बात होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स भी शामिल होता है। इसमें तो कोई शक नहीं, इमरान खान साहब ठीक कहते थे। अब इमरान खान साहब ने जो आपने वादे किए, देखिए उसको 2 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। एक तो ये था कि जो पिछली करप्शन हो चुकी है उसका हिसाब होगा और पैसे वापस लाए जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद ये कि रिस्टोरेशन, जो रकम मुल्क की लूटी गई, जो $200 बिलियन वो कहते थे, शरीफों के 300 अरब रुपए कहते थे। और इसका दूसरा पहलू भी था कि मुल्क के अंदर करप्शन का खात्मा होगा, जो करप्शन चल रही है, जो सिस्टम के अंदर करप्शन चल रही है, उसका खात्मा होगा। मैं समझता हूँ दोनों वादों पर वो पूरे नहीं उतरे। पुरानी करप्शन की बात हुई तो उसमें बहुत वो सेलेक्टिव हो गए, और सेलेक्टिव होने की वजह से जो अकाउंटेबिलिटी की साख थी वो खराब हो गई। अब जो इस वक्त जो करप्शन हो रही है या जो फ्यूचर में होनी है, उसके लिए जो उन्होंने सिस्टम में इस्लाह करनी थी, जिसके लिए ट्रांसपेरेंसी जैसे इदारे भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उसके पूरे फार्मूले मौजूद हैं, उसकी बेस्ट एग्जांपल्स मौजूद हैं। जो मुल्क इस पे अच्छा स्कोर करते हैं उनकी मिसालें भी मौजूद हैं। इमरान खान खुद भी बहुत सी मिसालें देते थे। उन तमाम एग्जांपल्स को देखते हुए, मिसालों को देखते हुए, जो आपने रिफॉर्म्स करनी थी, आगे चल के हम उन पे बात कर सकते हैं कि वो क्या चीजें, उनकी तरफ कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, नतीजा ये निकला कि पिछले पैसे तो क्या आने थे, इस दरमियान में जो करप्शन का तूफान उठा, जो चले गए वो भी, जो आने थे वो भी, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ खिचड़ी बन गई अनफॉर्चुनेटली ज़ैकम साहब। लेकिन मुझे एक बात समझा दीजिएगा, आप फरमा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अगर पैसा जो बाहर गया था उसको वापस लेकर आना, और इसके साथ साथ जो अंदर खाने करप्शन रोकनी थी वो भी। लेकिन एक सवाल जो बेसिकली ये हुकूमत इस रिपोर्ट पे उठा रही है, आपको पता है, फिर वो शहबाज गिल साहब आया करते हैं सोशल मीडिया पर और फिर बात किया करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये इन पटवारी जो हैं बेसिकली PMLN सपोर्टर्स को कह रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं या व्हाटएवर, कि उनको समझ नहीं आई ये रिपोर्ट असल में पिछले साल की नहीं है, ये रिपोर्ट का डाटा जो है वो 2017-2018 की बात है, ये अभी का डाटा नहीं है, ये उनकी हुकूमत का डाटा। जी बिल्कुल गलत बयानी से काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये कल परसों अगर ट्रांसपेरेंसी ने इस बात का जवाब दे दिया तो इनकी ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी। देखिए 13 मुख्तलिफ जिन डेटा सोर्सेज पे, जिन रिपोर्ट्स पे इन्हसार करते हुए मैं देख रहा था, उनकी मैं डेट्स देख रहा था। सिर्फ एक रिपोर्ट जो अफ्रीकन बैंक की है वो 2018 की है, उसके अलावा 12 रिपोर्ट जो हैं वो 19 या 20 की हैं। उसके अलावा जो परसेप्शन सर्वेज उसमें शामिल है वो तमाम 19 और 20 के हैं। जो पुराने डेटा होता है उसमें बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो इस तरह की होती है कि हुकूमत ने करप्शन को रोकने के लिए किस तरह की कानून साजी की, किस तरह की नहीं की, वो कुछ चीज़ें उनमें हो सकती हैं। लेकिन जो ओवरवेलमिंग जो डेटा का बड़ा हिस्सा है, ख़ास तौर पर डेटा का वो हिस्सा
جس کی وجہ سے یہ معاملہ مزید خراب ہوا ہے اور نیچے گیا ہے وہ بالکل ریسنٹ ہے. اور سوال وہی ہے کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے آپ نے کیا کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. مثلا ٹرانسپیرنسی جو آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتی ہے, اس میں سے ایک ہے کہ آپ شفافیت لائیں اور اطلاعات کی رسائی جو ہے وہ آسان بنائیں. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں ایک انفارمیشن کمشن بنا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے, جس کا کام یہ ہے کہ حکومت کے اداروں کو مجبور کیا جائے کہ وہ شفافیت لائے اور انفارمیشن فراہم. دفتر نہیں ہے ان کے پاس 2.5 سال میں ان کے پاس دفتر نہیں ہے, ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ ادھر ادھر جا کے بیچارے اپنی میٹنگ کرتے ہیں. تو کیا شفافیت میٹنگ ہو جاتی ہے, بڑی بات ہے. لیکن زیکم صاحب, دس از اے ویلڈ پوائنٹ کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کرنے والی حکومت جو ہے وہ دفتر نہیں دے رہی ہے. لیکن حسن اسلم شاد صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. انٹرنیشنلی کرپشن کیا ہوا یا کرپشن سے جو پیسہ کمایا ہو اس کو باہر بھیجا جائے, اس کو واپس لانے میں سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو اس وقت آپ کی نظر میں کیا درپیش ہے؟ کیونکہ آپ نے براڈ شیٹ بھی بڑا ڈیٹیل میں پڑھا ہے, اس کا انالیسس بھی کیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ہم نیکسٹ بریک میں. لیکن ابھی ہمیں کیا پرابلم ہے کہ ہم کرپشن زدہ پیسہ واپس لے کر آ سکیں؟ دیکھیں انیکا, سب سے پہلی بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اگر آپ نے دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز چاہیے سنسیئرٹی آف پرپس. دوسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے آپ کی کیپیسٹی, اور تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اکوپڈ ہوں, پریپیئرڈ ہوں اس چیز کو کرنے کے لیے. یہ جو براڈ شیٹ کا ساگا ہے اور یہ جو زیغم خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو براڈ شیٹ کا ساگا ہے یا ریکارڈنگ کا ساگا ہے یا یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے جو اب آئی ہے جس کے اندر ہمیں جو ہے ہم ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں, یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایک چیز کو بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہا ہے جو کہ ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. وہ یہ ہے کہ ناؤ وی آر نیئرنگ دا کولیپس آف آور انسٹیٹیوشنز. جو براڈ شیٹ کا ساگا ہوا ہے اس کو میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے, اور ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی جو کہ پاکستان کے لیے جس کا دل جو ہے وہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, اس کو پڑھ کے لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میرا ماشاءاللہ 12 سال کا بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے, اگر وہ بھی کانٹریکٹ بناتا تو شاید اس سے اچھا بنا دیتا. انٹرسٹنگ. اور اس کے بعد آپ نے کو ہمالیہ کا آپ نے جو تھا ایک پہاڑ کریٹ کر دیا آپ نے حماقتوں کا. اور اس میں کیا تھا, اس میں قصور جو تھا وہ مشرف صاحب کا نہیں تھا, اس میں قصور جو تھا وہ گورنمنٹ کا نہیں تھا, اس میں قصور جو تھا وہ نیب کے ڈی جی کا نہیں تھا, اس میں سب کا قصور تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ بہت دور کی بات ہے کہ ہم پیسے لے کے آئیں گے, ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ اچھا یہ کیپیبلٹی پہ, اچھا شاہ صاحب پھر یہ کیپیبلٹی کی بات آ گئی ہے, کیپیبلٹی انہانس کیسے کی جائے؟ دس وڈ بی مائی کوسچن. لیکن مجھے بریک کی طرف جانے دے, بریک کے بعد آ کر پھر اس سوال کا جواب میں لیتی ہوں کہ کیپیبلٹی کے لیے کیا کریں؟ قانون سازی کریں, قانونوں کا نفاذ کریں, یا پھر کچھ اور گڑبڑ ہے؟ اس گڑبڑ کو ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا. حسن اسلم شاد صاحب, آپ کی طرف ہی واپس آؤں گی. آپ نے کہا کہ ہمارا نظام بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے, اس قدر فرسودہ ہو گیا ہے کہ یہاں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. ناؤ دی کوسچن از, کیا کریں؟ احتساب کو یا کرپشن کو روکنے کے لیے لیجسلیشن کی جائے, یا قوانین موجود ہیں, مزید قوانین کی ضرورت نہیں ہے, گڑبڑ امپلیمنٹیشن میں؟ حسن اسلم شاد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے آپ کی, پہلے نہیں آ رہی تھی. جی میں سوال دوبارہ سے کر دیتی ہوں. سوال یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کافی زیادہ نظام فرسودہ ہو گیا, آوے گاوا بگڑ گیا, ان ادر ورڈز ویری شارٹلی. لیکن کیا جائے؟ کیا ہمیں قانون سازی کی مزید ضرورت ہے کرپشن کی روک تھام کے لیے, ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے, یا پھر قوانین کافی ہیں, امپلیمنٹیشن میں گڑبڑ ہے, یا کوئی تیسری اور کوئی چیز خراب ہے جس کو اگر ہم صحیح کر لیں تو کرپشن بھی ختم ہو جائے گی اور ٹرانسپیرنسی بھی میک شور ہو جائے گی؟ دیکھیں, اس کا انیکا سوال کا جواب جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. میرا جہاں تک اندازہ ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, اس میں جو قوانین ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں,
اور ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے. ہماری ایک جو بیوروکریسی ہے وہ پرانے طرز عمل پہ چل رہی ہے. ہمارے ہاں جب کوئی چیز انیشیٹ کی جاتی ہے تو اس کو آپٹکس کے لیے انیشیٹ کیا جاتا ہے. آپ اگر آج بھی آپ پورے سسٹم کو دیکھیں تو اس میں ہر طرف ہمیں صرف اور صرف جو ہے وہ آپٹکس نظر آئیں گے. ہر شخص جو ہے وہ اپنا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے, وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ میری غلطی نہیں بلکہ یہ دوسرے شخص کی غلطی ہے. یہ جو پیسہ کرپشن کا میں نے ریکور کیا ہے یہ میرا کمال ہے اور یہ اس کا گناہ ہے. تو جب یہ ایک وکٹم بلیمنگ مینٹالٹی ہو ایک قوم کے اندر, جب آپ کے اندر آپ کے نظام کے اندر صرف یہی فوکس ہو, تو پھر آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ میس اپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک, زیغم خان صاحب, رائٹ, زیغم خان صاحب کی طرف مجھے ذرا جان دیں. قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹیشن کا اصل فقدان ہے. زیغم خان صاحب, وکٹم بلیمنگ یا بلیم گیم مینٹالٹی تو ہماری سیاست میں بڑی عام ہے, کوئی نئی بات ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کے اوپر بلیم لگا کر ہی تو اقتدار میں آیا جاتا ہے. بٹ the problem is این آر او یہ حکومت بھی کرتی رہی. این آر او پچھلی دو جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی لیا تھا مشرف صاحب کے ذریعے. ناؤ احتساب کا ادارہ, اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ کیا اکیلا ہی یہ پوری کرپشن پرسپشن انڈیکس کو بہتر بنا سکے گا, یا اکیلی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ ایز اے سوسائٹی ہم کھوکھلے نہیں ہو گئے؟ ایز اے سوسائٹی ہم میں کرپشن رچ بس نہیں گئی ایک ٹھیلے والے سے لے کر ٹاپ تک؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور دیکھیں بات یہ صرف یہ نہیں ہے, نہ یہ خالی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے نہ این آر او کی بات ہے. دونوں باتیں ماضی کی باتیں ہیں کہ ماضی میں جو کچھ غلط ہوا کیا اس کو چھوڑ دیا جائے, یا اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے, ان کو لٹکایا جائے, یا ان کو وزیر بنایا جائے. بات یہ ہے کہ مستقبل میں اور اس وقت میں آپ سسٹم کو کیسے کلین کریں. آپ نے دیکھا پچھلے اس سال کے درمیان میں چینی والوں نے کیا کیا, آٹے والوں نے کیا کیا. وہ تو اسی دور میں ہوا نا, وہ 400 ارب روپے کرپشن ہی کے تھے نا. اگر 35 روپے کلو کی گندم خریدی گئی اور 75 روپے کا آٹا بیچا گیا تو یہ کرپشن نہیں تھی تو کیا تھی؟ اگر 190 من جو ہے وہ اس پہ گنا لیا گیا اور 110 روپے چینی دی گئی تو کرپشن ہی تھی نا. تو اس وقت کی کرپشن کو کیسے روکا جائے, مستقبل کی کرپشن کو کیسے روکا جائے, اس میں عدلیہ کے کرنے کے بھی کام ہے, مقننہ کے کرنے کے بھی کام ہے, اور انتظامیہ کے کرنے کے بھی کام ہے. بالکل آپ نے جو سوال اٹھایا کہ کیا خالی نیب یا جو احتساب کا ادارہ ہے وہ کافی ہے, بالکل نہیں ہے. جو اس پر احتساب ہوتا ہے وہ پورا نظام انصاف کیا کرتا ہے. آپ کتنے کیسز ہیں جو نیب پہ لا سکتے ہیں, ایک ایسی نیب پر جو خود کٹہرے میں کھڑی ہے. جب تک کہ آپ قانون کی عملداری یقینی نہ بنائیں, نظام انصاف کو ٹھیک نہ کریں, پبلک ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک نہ کریں, فائنانشیل مینجمنٹ کو ٹھیک نہ کریں, شفافیت نہ لائیں, اطلاعات تک رسائی نہ لائیں. اور یہ صرف باتوں تک نہیں, یہ پریکٹیکل آن گراؤنڈ ہونا چاہیے. اچھا حسن اسلم شاد صاحب, لاسٹ کوسچن, 1 منٹ ہے میرے پاس. براڈ شیٹ معاملے کے اوپر تو بتا دیں ذرا ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بھی کرپشن کا ایک پینڈوراز باکس ہے. اور اب ہم پیسے ہم نے دے تو دیے, لیکن پاکستان کہیں سے اس میں کوئی بھلا ہوگا, کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم تو کی جا رہی ہے. آپ نے کرپشن کی, آپ نے کک بیک مانگی, آپ نے جو ہے وہ کمیشن مانگا, یہ سب بلیم گیم کی جا رہی ہے. بٹ پاکستان یا پاکستانی عوام مجھے الٹیمیٹلی لوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس تمام سچویشن سے. آپ کی نظر میں کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اور انفارچونیٹلی میرے خیال میں تو پانی جو ہے آپ کے سر کے اوپر سے گزر چکا ہے. کمیٹی بنا دی گئی ہے جسٹس عظمت سعید صاحب کی. I honestly am not very hopeful کہ وہ کچھ حاصل کر سکیں گے, کیونکہ 73 سال میں ہم کچھ نہیں کر سکے تو 45 دن میں وہ بیچارے کیا کر لیں گے اپنی اچھی انٹینشنز کے ہونے کے باوجود. کیونکہ یہ جو ہے ایک ریبٹ ہول ہے کرپشن کا, یہ ایک نیٹ ورک ہے مافیاز کا, اور یہ مافیاز آپ کے ہر ادارے میں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ کہاں کہاں تک جائیں گے, آپ کس کس کو پکڑیں گے. اور وہ اردو کا محاورہ کہ اس حمام میں تو سبھی ننگے ہیں, آپ جب اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو ایسے ایسے شرفاء کے آپ کو نام ملیں گے کہ جو نام آپ جو ہے وہ باہر نہیں نکال سکتے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اور پیسوں کی ریکوری کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی از if you are talking about the liability that we have paid through the arbitration award, وہ تو ہم نے پے کر دی, اور اس کے بعد اللہ آگے بھلا کرے ہمارا کوئی اور نیا ہمارے اوپر ایشو نہ آ جائے. ویسے لیکن ریکارڈ ایک کا کیس بھی ہمارے سر پہ کھڑا ہے جس کے اندر $5.9 بلین کی پینلٹی ہے, جو ہمارے IMF اماؤنٹ سے زیادہ ہے. ابھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں شاد صاحب جس پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی. PIA کے جو ہوٹل روزویلٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے, مچ ٹو ڈسکس. لیکن تھینک یو سو مچ زیغم خان صاحب, حسن اسلم شاد صاحب, آپ نے جوائن کیا.
ट्रांसपेरेंसी लानी है तो ट्रांसपेरेंसी के लिए परसेप्शन भी सही करना होगी. अगर आपके ही जो पेट्स हैं, बिलखुसूस आपका कुत्ता जो है वो गाड़ी के अंदर जा रहा है, वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है, चाहे फैमिली है साथ या नहीं है, सिक्योरिटी के लिए जो मर्जी है, और बाकी अवाम जो है वो जानवरों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर आप कहें कि परसेप्शन ठीक हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा. ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी ऑन ग्राउंड हो और उसकी वो होते हुए ट्रांसपेरेंसी नजर आए, इंसाफ होते हुए नजर आए. दैट इज द कंडीशन. ब्रेक की तरफ जाते हैं. ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस मामलात की. एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासत के बारे में. अब जरा इस रीजन की सियासत की बात कर लेते हैं. 2016 रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में खड़े होके नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को ललकारा. इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, और वहां खड़े होकर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करने का एतराफ भी किया. बलूचिस्तान के बारे में बात की, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात की, और बड़ा वावेला मचाया इंडियन मीडिया ने. उसके बाद 2021 को यही रेड फोर्ट यहां लहराया जाता है खालिस्तान का झंडा. ना सिर्फ ये, बल्कि वो पाकिस्तानी हिंदू जो कि हिजरत करके भारत चले गए थे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, अब वो वापस आ रहे हैं. और आज भी वाघा बॉर्डर के जरिए कुछ पाकिस्तानी हिंदू वापस तशरीफ लेकर आए और उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया. नॉट जस्ट दैट, कश्मीर का मामला, EU डिसइंफोलैब का मामला, भारत का चेहरा बेनकाब होते हुए नजर आ रहा है. लेकिन इसको मजीद पुश कैसे दी जाए, कैटलिस्ट कैसे बना जाए, इसी हवाले से बात करेंगे. जनरल खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने ज्वाइन किया. जनरल साहब, पुश देना इज द मेन पॉइंट, क्योंकि आजकल परसेप्शन इज बिगर देन द रियलिटी, और अगर आप परसेप्शन मैनेज कर लेते हैं तो रियलिटी को ऑटोमेटिकली आप दुनिया के सामने आश्कारा कर सकेंगे. कैसे किया जाए ये, कहां हम लैग कर रहे हैं? क्योंकि हमारे फॉरेन ऑफिस को जितना एक्टिव होना चाहिए वो उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा है. नॉट जस्ट सेइंग अ जेनेरिक स्टेटमेंट. अभी हमारे वजीर खारजा बहुत सारी जगहों पर जाकर दौरे करके इस बात को नुमाया कर सकते थे. जी बहुत शुक्रिया. देखिए, जैसे आपने इंडिकेट किया है कि कुदरत तो आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, उससे फायदा उठाना ना उठाना, न्यूट्रल रहना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो आपका अपना काम है. कुदरत ने आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज एक थोड़े से वक्फे में दे दी हैं. ये जो भी आप बात, जितनी आपने बात की, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा. उसके अलावा चीन के साथ जो उनकी सुबकी, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, जो कश्मीर की रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है उनके काबू में नहीं, उनके अपनी फौज का जो मोराल है, ये सारी चीजें एक फील्ड, प्रिपेयर्ड फील्ड आपके सामने पेश करती हैं. देखिए, आई विल नॉट ब्लेम फॉरेन ऑफिस, उन्होंने अपना काम किया है. देखिए, जिस तरीके से उजागर हुआ है इस वक्त कश्मीर का मसला और जो कुछ वो कर रहे हैं, आखिर ये फॉरेन ऑफिस ही का काम है. लेकिन डिप्लोमेसी अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग. आपको लॉ फेयर में बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है. ये जितनी चीजें आपके सामने आई हैं, इनको आप प्रॉपर जिसको कहते हैं इस तरीके से लॉ की लॉ फेयर की तो हम बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे पिछले सेगमेंट में. लॉ फेयर में तो हम हर जगह मार खा रहे हैं. आप किसी भी केस को उठा के ले लें, कहीं भी देख लें, आर्बिट्रेशन हो या लिटिगेशन हो, हर जगह मार खा रहे हैं हम. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि सिर्फ एक जगह जोर जो है वो जो जोर लग रहा है वो तो ठीक है, लेकिन लॉ फेयर में कमजोरी की तरफ मैं इंडिकेट करना चाह रहा था कि इसमें भी आपको काम करना है, पॉलिटिकली भी आपको काम करना है. ये घबराने की जरूरत नहीं होती इस बात पे कि जी वो सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए, हमारे साथ बुरे हो गए. भाई, आप यू कीप ट्राइंग और आप कोशिश करते रहे. वो एक आजाद मुल्क है, वो अपनी कोशिश करेगा. और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, मैं दोहरा देता हूं आपके प्रोग्राम में, जो कुछ भारत हमारे साथ कर रहा है वो सब कुछ तो हमें करने का हक हासिल है कि नहीं है. और भारत क्या कर रहा है, क्या एग्जाम्पल मैं दूं, कुलभूषण की एग्जाम्पल दूं, या जो हमारी शहादतें बलूचिस्तान में होती हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ से उसकी एग्जाम्पल दूं, या फिर जो कुछ कश्मीर के बॉर्डर पे आए दिन हमारे सिविलियन शहीद होते हैं उसकी एग्जाम्पल दूं, या मैं क्या क्या एग्जाम्पल दूं. तो मेरी बहन बात यह है कि वील हैव टू वर्क इन डिप्लोमेसी, इन लॉ फेयर, इन पॉलिटिक्स, इन मिलिट्री फील्ड, इन साइकोलॉजिकल फील्ड एंड एवरीवेयर
तो बेसिकली ये एक खुली जंग है। बेसिकली पूरे डाइंग फिल के कॉन्सेप्ट को हमें केटर करना होगा। लेकिन जैन साहब फिर घूम फिर कर बात ये आती है कि बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं ये। बिफोर आई वाज गोइंग टू डू अ शो आई वाज एक्चुअली डिस्कसिंग दिस विद समबडी, तो वो जानना चाह रहे थे कि क्या भारत इम्प्लोजन की तरफ आगे बढ़ रहा है या फिर अभी स्टेबल है, कोई मसला नहीं है भारत में? जी देखिए, स्टेबल तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये इतना टिल्ट हो गया है कि अब टॉपल होने के करीब है, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं होगी। भारत बिल्कुल स्टेबल नहीं है और इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर यही रास्ता अख्तियार किए रखा तो मेरा ख्याल है कि चंद साल में जो आप बात कह रही हैं उसके इम्कानात हैं, और ये एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो अब रिवर्स नहीं हो सकता, इसलिए कि जब दरारें पड़ जाएं दिलों में और ज़हनों में एक शक पैदा हो जाए, फिर वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता। सिखों के दिल में जो चीज पैदा हो गई है ये कभी रिवर्स नहीं हो सकती। अब ये कैसे आगे चलेगी, साफ ज़ाहिर है जो इसको मैनेज कर रहे हैं उन लोगों की बात है। मैं अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि कश्मीर के सिलसिले में तो चूंकि वो हमारा एक पॉलिटिकल झगड़ा है भारत के साथ मुकम्मल, उनके वहां तो हमें हर किस्म की मदद करनी चाहिए जितने शोबों का मैंने नाम लिया है। ये बाकी जो मामलात हैं इसमें हमें कम से कम इखलाकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर सिखों के डेलीगेशन जाते हैं बाहर, उनको हमें जी मॉरल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि वो उनका इंटरनल मामला ही होना चाहिए। जैन साहब एक और मसला है वो ये कि पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली इकोनॉमिक जंग के अंदर पाकिस्तान अभी उस तरह से स्टेबल नहीं है जिस तरह भारत है। इसको कंसिडर करते हुए एंड कंसिडरिंग कि पूरी दुनिया आजकल इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसको कंसिडर करते हुए हमारा पॉजिटिव या हमारा स्ट्रेंथन करने वाला हमें पॉइंट कौन सा है जिसको हम इस्तेमाल करके इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भारत की असलियत दिखा सकें? जी ये बात ठीक है कि इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इकोनॉमी ओनली इज नॉट द फैक्टर जिससे कि कौमें ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं। देखिए लिबिया कोई गरीब मुल्क नहीं था, इराक भी कोई गरीब नहीं था, और अफगानिस्तान बहुत गरीब था। तो ये गुर्बत और ये मैं फिर कह दूं कि ये नहीं कि ये फैक्टर नहीं है, लेकिन जब कौमों में हमीयत हो, जब कौमों में जज्बा हो, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने की फिक्र हो, तो आप कर सकते हैं। और ये एक बात और याद रखिए कि स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये है कि आप प्रोविजन है फॉर 2 वीक्स 3 वीक्स 1 मंथ, जितना भी वो उनके प्लान में होता है। तो एक वीकनेस जो टेम्पररी वीकनेस है इन द इकोनॉमी, वो स्टैंडिंग आर्मी की अहलियत को इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करती। हाँ, ठीक हो गया, इसका इंपैक्ट अगले 4-5 साल के बाद आ जाएगा। We are still strong, but जैल साहब thank you so much for joining me for this segment as well। घूम फिर कर बात ये आती है कि जब कौमें इकट्ठी और यकजा रहें तो फिर दुश्मन चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो किसी भी तरीके से उस कौम को सर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे दुश्मन के यहाँ भी जो चैलेंजेस सर उठा रहे हैं वो कोई कम नहीं है, और उनको अंडरमाइन ना किया जाए। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।